अगला अध्याय है बल तथा गति के नियम। कोई भी स्थिर वस्तु अपने आप क्यों नहीं चलती। तो इसमें एक परिभाषा है बल। बल क्या होता है? बल वह बाहरी प्रभाव जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। यानी कोई वस्तु रुकी हुई है तो बल लगाने पर वो क्या होगी, गति की अवस्था में आ जाएगी। और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो बल लगाकर उसको क्या किया जा सकता है, और रोका भी जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी स्थिर वस्तु अपने आप क्यों नहीं चलती, क्योंकि उसे एक बल की आवश्यकता है। यदि वस्तु स्थिर है तो बल लगाने पर वह गति की अवस्था में आ जाएगी, और गति की अवस्था में है तो बल लगाकर ही उसको क्या किया जा सकता है, स्थिर अवस्था रोका जा सकता है। अब आता है संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या कहलाता है? जब सभी बलों का परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो वस्तु की अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता है। और कोई बदलाव नहीं होता है तो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, संतुलन की अवस्था में। जैसे देख सकते हैं इधर भी 3 रस्साकसी का विज्ञान होता है, इसमें भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है, और इधर भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और वस्तु संतुलन की अवस्था में रहेगी। असंतुलित बल क्या होता है? तो असंतुलित बल जब परिणामी बल शून्य नहीं हो, यानी वस्तु की गति में बदलाव होता है। जैसे इधर की तरफ देख सकते हैं कि 400 न्यूटन का बल है, 3 लोग खींच रहे हैं, और इधर की तरफ 300 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि परिणामी बल इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा और वस्तु इस डायरेक्शन में गति करेगी। ठीक है, इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहा जाता है। चलती बस के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर क्यों गिरते हैं? ठीक है, क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारा शरीर अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, भले ही बस रुक गई हो। इसे भौतिकी में जड़त्व कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इस बस की गति इस डायरेक्शन में है और इसमें खड़ा है एक व्यक्ति। ठीक, तो व्यक्ति का जो पैर है इस बस के साथ उसी डायरेक्शन में गति करेगा, लेकिन जब उसमें ब्रेक लगाएंगे तो पैर भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऊपर वाला जो भाग है इसका, कमर से ऊपर वाला भाग, ये जो है बस के साथ गति की ही अवस्था में बना रहेगा। पैर तो रुक जाता है क्योंकि बस रुक गई, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या होता है, गति की अवस्था में होता है। इसलिए जड़त्व के कारण यह व्यक्ति क्या होता है, अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और एक समान गति कर रही है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई मेज है, मेज पे कोई किताब रखा हुआ है, तो किताब उसी अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे तो वह गतिमान नहीं होगा। ठीक है, और कोई चीज गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ कोई गेंद गिर रही है, ठीक है, तो गेंद उसी तरह से गिरती रहेगी जब तक यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं, यानी कि घर्षण बल के द्वारा रुक जाएगा या किसी और भी वस्तु के द्वारा रुक जाएगा। अब जड़त्व के 3 रूप हैं। पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व में यानी कि कोई भी वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, कार्डबोर्ड को तेजी से खींचा जा रहा है इधर की तरफ, ठीक, तो सिक्का क्या होता है आपका, इसके अंदर नीचे की तरफ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्का किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। जैसे इसको खींचते हैं तेजी से तो ये तो आपका जो कार्डबोर्ड है गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो सिक्का है वो किस अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है, और वह गिलास में गिर जाता है। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व अभी एग्जाम्पल बताए थे कि कोई बस है आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, उसमें खड़ा व्यक्ति अचानक अगर बस रुकेगी तो उसका पैर भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग बस के साथ गति की अवस्था में है तो वह आगे की तरफ जाता रहेगा। अर्थात गतिमान वस्तु के रुकने का विरोध करती है। जो भी ऊपर वाला भाग है वो गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगा। ठीक है, यही गति का जड़त्व है। अब आता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है? वस्तु अपनी दिशा बदलने का विरोध करते हैं। यानी कि ये कार है, कोई मोड़ आ गया तो कार अगर इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में, देखे होंगे मोड़ पे, इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेगी। जैसे ही इसको मोड़ेंगे इधर की तरफ मोड़ पे, तो ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि कार उसी डायरेक्शन में जाना चाह रही है। या आप साइकिल भी चलाएंगे मोड़ पे, बाइक भी चलाएंगे तो मोड़ पे जो है बाइक लगता है कि सीधे जाना चाहता है, और उसको कार को या बाइक को मोड़ेंगे इस डायरेक्शन, तो वह अपनी दिशा बदलने का
विरोध करेगा। इस तरफ से घूमने के लिए, इस डायरेक्शन में घूमने के लिए वह विरोध करेगा, वह हमेशा इस डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेगा। तो इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। टेबल टेनिस की गेंद बनाम क्रिकेट की गेंद। टेबल टेनिस की गेंद है और क्रिकेट की गेंद है, ठीक है। चोट किसमें ज्यादा लगेगी? तो दोनों का वेग समान है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और भले ही गति समान है, भारी गेंद का प्रभाव बहुत अधिक होता है। भारी गेंद का प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होगा। गति और द्रव्यमान के संयुक्त प्रभाव को क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग प्रभाव क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। वेग समान है और द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। द्रव्यमान जिसका अधिक है उसका संवेग क्या होगा? अधिक होगा। संवेग गति का कुल प्रभाव। संवेग प्रभाव होता है, अभी बताए थे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? नभी कहते हैं। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर होती है? जो वेग की दिशा है वही इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका मात्रक हो जाएगा। अब आता है गति का द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम ही प्रथम नियम होता है। अब आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? बल की असली पहचान। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। यानी कि एफ जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही आपका क्या है? गति का द्वितीय नियम। ब्रह्मांड का सबसे प्रसिद्ध समीकरण एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। एफ बराबर एम ए होता है और ए क्या है? त्वरण। त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो वहां पर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय की जगह पे v माइनस यू अपॉन टी को ये लिख देंगे तो एफ बराबर एम ए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। ये त्वरण है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। और त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एफ बराबर एम ए, यही गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में एफ प्रोपोर्शनल होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी और यहाँ पे वी माइनस यू अपॉन टी की जगह पे क्या रख देंगे? ए। एफ बराबर एम। ये फार्मूला याद रखेंगे। क्वेश्चन है, क्रिकेटर तेज कैच लेते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? तो अभी पढ़े थे फार्मूला। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम वी माइनस यू, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो टी समय बढ़ता है, यहां से यहां तक आने में समय क्या हो गया? जब हाथ को पीछे खींचेंगे तो टी बढ़ जाएगा। टी ये बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग में परिवर्तन की दर ये क्या हो गया आपका? घटता है, ठीक है। टी नीचे का मान बढ़ेगा तो ये जो है घटेगा। हाथों पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? अगर इस पूरे मान संवेग में परिवर्तन ये नीचे वाला बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा और पूरा घटेगा तो क्या होगा? एफ भी कम होगा और एफ भी कम होगा यानी कि बल क्या लगेगा? कम लगेगा। ये आपका होता है संवेग में परिवर्तन। जो बल होता है संवेग में परिवर्तन के दर, ये इसका मान क्या हो जाएगा? टी का मान बढ़ेगा तो इस पूरे का मान घटेगा। इस पूरे का मान किसके बराबर है? बल के। तो बल का भी मान कम होगा, इसलिए क्या होता है? हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाता है। अब आता है कि बिना पीछे धकेले हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी हमको आगे बढ़ना है तो पीछे धकेलना पड़ेगा, ठीक है। जब पानी में तैरते हैं तो अपने हाथों को पीछे की ओर ढकेलते हैं तो हम किधर की तरफ बढ़ते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में बल कभी अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में काम करता है। पैर को पीछे की तरफ ढकेलेंगे तो हम किधर की तरफ जाएंगे? आगे की तरफ। इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। गति का तृतीय नियम, जिसे लेन देन का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों जो है अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। जैसे देख सकते हैं कि पानी पर पीछे की तरफ क्रिया की जा रही है तो ये व्यक्ति आगे की तरफ प्रतिक्रिया कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्रिया बल किस पर लगाया गया? पानी पर। और प्रतिक्रिया किधर की तरफ हो रहा है? आगे की तरफ। बंदूक का प्रतिक्षेप, जब गोली आगे और बंदूक पीछे जाती है। यहाँ देख सकते हैं गोली आगे जा रही है, ये क्रिया हो रहा है। गोली पर आगे की ओर लग रहा है और बंदूक क्या होती है? पीछे की तरफ। जैसे गोली आगे बढ़ती है बंदूक किधर की तरफ हटती है? पीछे की ओर। ये तो प्रतिक्रिया हो गया, ठीक है। बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक पीछे की ओर हटने का त्वरण गोली के त्वरण से बहुत कम होता है, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। बंदूक का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है।
इसलिए क्या है, त्वरण कम होगा। और गोली का जो है द्रव्यमान क्या है, कम है, तो त्वरण ज्यादा, यानी कि ज्यादा वेग से आगे की तरफ जाएगा। जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो उनके संवेग क्या होता है। दो वस्तुएं मान लीजिए कि ए है और एक बी है, आपस में टकरा रही हैं, तो उनका जो संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। क्या टक्कर के दौरान संवेग नष्ट हो जाएगा, तो भौतिकी कहती है बिल्कुल नहीं, संवेग जो है क्या होता है, संरक्षित रहता है। जो टक्कर से पहले का संवेग होता है वही टक्कर के बाद का संवेग होता है। संवेग संरक्षण का नियम, ब्रह्मांड का अटूट बैलेंस, टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। यानी दो वस्तुएं टकरा रही हैं आपस में, तो टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, बशर्ते उन पर कोई बाहरी या संतुलित बल कार्य न करे। संवेग न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, टक्कर का गणित, संवेग संरक्षण समीकरण। टक्कर के पहले मान लीजिए दो वस्तुएं ए और बी हैं, टक्कर के पहले का संवेग एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, यानी कि इसका ए का द्रव्यमान एम ए है और वेग यू ए है, और इसका द्रव्यमान एम बी है और वेग यू बी है। टक्कर के बाद संवेग क्या हो जाएगा, इसका एम ए इंटू वी ए, वेग भी हो जा रहा है, और एम बी इंटू वी बी। तो ये हो जाएगा आपका एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग।